डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम लोग स्टडी करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पीछे की वीडियो में यह पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पार्ट नंबर 3 में हम लोग स्टडी करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, अर्थात वह बिंदु अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति को छोड़कर यदि किसी अन्य बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम वैद्युत क्षेत्र किस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए देखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसके सिरों पर आवेश -q व +q और बीच की अल्पांश दूरी 2l है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय AB है जिसके सिरों पर आवेश -q +q और बीच की अल्पांश दूरी 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु O से वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, जो वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश से दूसरे आवेश को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है, इसे वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से निर्देशांक r, पर कोई बिंदु M लिया गया जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर निर्देशांक r, का तात्पर्य है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यह बिंदु M है और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से इसका कोण थीटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, r, निर्देशांक का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी कोण थीटा पर यदि कोई बिंदु M है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त करेंगे। यह बिंदु यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। यह बिंदु डियर स्टूडेंट्स ना तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में यहाँ पर है, पीछे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति में यहाँ पर जब कोई बिंदु हम लेते थे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में ज्ञात करते थे, और वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के मध्य बिंदु से लंबवत यहाँ पर जब कोई बिंदु लेते थे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत स्थिति में, अर्थात इसको हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। यह बिंदु ना तो अच्छी स्थिति में है और ना ही निरक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति को छोड़कर यदि हमारा बिंदु किसी अन्य कोण पर हो, अन्य स्थिति पर हो, तो वहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि इस भुजा OM को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इस भुजा के लंबवत एक रेखा खींचते हैं। तो ये जो रेखा है ये इस भुजा OM के क्या है, लंबवत है। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P बराबर क्या होता है, Q × 2l, और इसकी दिशा क्या होती है, -q आवेश से +q आवेश की ओर। तो P वेक्टर की दिशा जो हमारी होगी, P वेक्टर की दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P वेक्टर है इसको घटकों में वियोजित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर P को घटकों में वियोजित करेंगे तो हम लोगों ने पीछे
कक्षा 11 में पढ़ा था कि जब किसी सदिश का वियोजन करना होता है तो उस सदिश को हम देखते हैं जिस भुजा के साथ कोण बनाता है वह घटक आपका p cos थीटा घटक होता है, p cos थीटा घटक। और OM के लंबवत जो दूसरी भुजा है ये हमने बनाई है। हम देखें अगर हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव निकाय है यहाँ पर दो भागों के रूप में बटा हुआ, एक ये OM रेखा के अनुदेश और एक इस रेखा के अनुदेश, तो सदिश P वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर वेक्टर P का एक घटक जिस भुजा के साथ कोण बनता है वह घटक क्षैतिज घटक के रूप में p cos थीटा और इसके लंबवत दूसरी भुजा, इस भुजा, चूंकि ये भुजा और ये भुजा दोनों लंबवत हैं तो चूंकि हम लंबवत घटकों का वियोजन करते हैं तो p cos थीटा के लंबवत दूसरी भुजा ये है तो सदिश P का दूसरा घटक p sin थीटा ये ऊर्ध्व घटक के रूप में होगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश p वेक्टर को घटकों में वियोजित किया जिसके दो घटक बनाए p cos थीटा और p sin थीटा। अब ध्यान से स्टूडेंट्स देखें कि ये जो हमारा बिंदु M है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के घटक p cos थीटा के अनुदेश अर्थात अच्छी स्थिति में है। ये हमारा जो बिंदु M है ये p cos थीटा के अच्छी स्थिति अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति में है। तो अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अर्थात सदिश P वेक्टर के घटक p cos थीटा के कारण अच्छी स्थिति में बिंदु M कहलाएगा। तो अनुदैर्ध्य स्थिति में अर्थात उसी के दिशा के अनुदेश इस p cos थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा, बाहर की ओर वेक्टर E1 और p sin थीटा। तो देखें चूंकि यह भुजा इस OM भुजा के लंब भुजा है, परपेंडिकुलर है, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि यह जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर दो घटकों में वियोजित हुआ p cos थीटा व p sin थीटा। तो p cos थीटा के कारण जो बिंदु M पर, चूंकि अब हमारा यह सदिश दो रूपों में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ गया, दो घटकों में p cos थीटा और p sin थीटा। तो अब हमको पता है कि जब हम किसी सदिश का वियोजन करते हैं तो उसके जो घटक कंपोनेंट्स बनते हैं वो प्रभावी होते हैं। तो अब p cos थीटा के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तथा p sin थीटा के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा p cos थीटा है इसके अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 बिंदु M पर होगी और p sin थीटा के चूंकि लंबवत भुजा है तो लंबवत स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में अर्थात निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 होगी उसकी दिशा क्या होती है, माना यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का घटक घूम करके वैद्युत द्विध्रुव के दो भाग बन गए, एक भाग ये और एक भाग ये, तो ये प्लस Q आवेश यहाँ आ जाएगा और माइनस Q आवेश यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव बन गया, इस वैद्युत द्विध्रुव के ये चूंकि परपेंडिकुलर लंबवत बिंदु है, तो जब लंबवत है अर्थात इसको हम किस में कहेंगे, अनुप्रस्थ स्थिति में। तो अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की ओर। तो ये दूसरा हमारा p sin थीटा के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र बन जाता है वेक्टर E2। अब डियर स्टूडेंट देखें चूंकि जब ये परपेंडिकुलर था तो यहाँ भी जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा और E1 E2 जो परस्पर लंबवत हैं तो इनका परिणामी जो सदिश होगा वो होगा वेक्टर E, जो कि माना E1 से अल्फा कोण बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमारा ये फिगर कंप्लीट होता है कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण
किसी भी बिंदु M पर, जो कि बिंदु ना तो अच्छी स्थिति में है ना ही निरक्षी स्थिति में है, किसी अन्य स्थिति में अगर कोई बिंदु M है तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम इस भुजा को, जो OM भुजा है, इस OM भुजा को पीछे बढ़ाते हैं और इस OM भुजा के लंबवत एक भुजा खींचते हैं और फिर इसके बाद जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है, इसकी दिशा हमको पता है -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P वेक्टर को घटकों में वियोजित करते हैं। तो इस सदिश P वेक्टर को जब घटकों में वियोजित करेंगे तो इसके दो घटक बनते हैं, P cos थीटा व P sin थीटा। तो सदिश P वेक्टर का पहला घटक जिस भुजा के साथ कोण बनता है, तो जिस भुजा के साथ कोण बनता है वह घटक आपका P cos थीटा होगा और इसके लंबवत दूसरा घटक P sin थीटा होगा। अब जो बिंदु M है, अब चूंकि यह वैद्युत द्विध्रुव दो घटकों में वियोजित कर दिया गया, P cos थीटा व P sin थीटा, तो P cos थीटा के यह जो बिंदु M है वो P cos थीटा की अक्ष के अनुदिश है, अर्थात अनुदिश अगर है तो इसको हम कहेंगे अनुदैर्ध्य स्थिति में, अर्थात अच्छी स्थिति में। इस P cos थीटा के कारण बिंदु M अच्छी स्थिति में कहलाएगा तथा इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के घटक P sin थीटा के कारण यह बिंदु चूंकि लंबवत स्थिति में है, अर्थात निरक्षी स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति में कहलाएगा। P cos थीटा के कारण बिंदु M उसी रेखा के अनुदिश अर्थात अनुदैर्ध्य है, तो अच्छी स्थिति में बिंदु M कहलाएगा। और P sin थीटा घटक के कारण यह बिंदु जो M है वो P sin थीटा के लंबवत अर्थात अनुप्रस्थ या निरक्षी स्थिति में कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम P cos थीटा और P sin थीटा के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, जिनकी दिशाएं हमने बनाई अनुदैर्ध्य स्थिति में वेक्टर E1 तथा P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E2, जो कि इसके समांतर होगा +q आवेश से -q आवेश की ओर। अब स्टूडेंट्स हम आगे वैद्युत क्षेत्र के परिमाण ज्ञात करते हैं। तो चूंकि P cos थीटा के कारण बिंदु M पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो अनुदैर्ध्य स्थिति में अच्छी स्थिति में है, तो लिखेंगे अतः सदिश वेक्टर P के घटक P cos थीटा के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, हमको डियर स्टूडेंट्स चूंकि पता है कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, पीछे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान r क्यूब। तो वहां पर चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण P होता था, अब यहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण है उसका घटक क्या है, P cos थीटा। तो P के स्थान पर हम क्या रखेंगे, P cos थीटा रखेंगे। तो P के स्थान पर हो जाएगा P cos थीटा अपान r क्यूब। फिर इसी प्रकार तो स्टूडेंट्स सदिश वेक्टर P के घटक P cos थीटा के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा अपान r क्यूब। इसी प्रकार घटक P sin थीटा के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखें चूंकि यह जो बिंदु M है P sin थीटा के लंबवत है, और जब लंबवत है तो इसको हम किस स्थिति में कहेंगे, निरक्षी स्थिति में। तो निरक्षी स्थिति की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान r क्यूब। अब चूंकि यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का घटक है वो P के स्थान पर क्या है,
P साइन थीटा। जैसे यहाँ पर P के स्थान पर घटक था P cos थीटा, तो P के स्थान पर P cos थीटा रखा गया। उसी तरह यहाँ पर P के स्थान पर घटक क्या है, P साइन थीटा, तो यहाँ पर P के स्थान पर क्या रखेंगे, P साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें, चूंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 और वेक्टर E2 है वो आपको फिगर में दिखाया गया है, ये परस्पर क्या है, लंबवत हैं। तो चूंकि वेक्टर E1 लंब वेक्टर E2 अतः द्विध्रुव के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर सदिश योग के नियम से निकालेंगे। चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो इनका परिणामी क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा कितना है, E1 E2 के बीच थीटा 90 है, तो cos 90 का मान चूंकि 0 होता है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पर गणना कर लेंगे, E बराबर अंडर रूट के अंदर E1 का परिमाण क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा अपान आर क्यूब। तो यहाँ E1 का परिमाण रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p cos थीटा अपान आर क्यूब का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब दोनों में कॉमन होगा तो इनका वर्ग कॉमन होगा। जब वर्ग कॉमन होता है तो उसको स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे, वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब ये बाहर आ गया। अंदर हमारे पास बचा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स E बराबर हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 4 cos स्क्वायर थीटा में माइनस cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा व्यंजक हमको प्राप्त हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से किसी भी बिंदु पर अर्थात किसी भी कोण थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी कोण पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से किसी भी कोण थीटा पर वो अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति को छोड़कर अगर किसी भी अन्य कोण 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री के कोण पर अगर बिंदु M 2 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर अगर R दूरी पर कोई बिंदु है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना, जो कि अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर किसी भी अन्य कोण पर अगर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से कोई भी अन्य कोण पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब इस सूत्र से यदि नंबर फर्स्ट
थीटा बराबर 0, यदि हम यहाँ पर थीटा बराबर 0 पुट कर दें तो cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 हो गया तो बचा 3, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2, तो E बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। अब डियर स्टूडेंट देखें, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब व्यंजक आया, ये किस स्थिति का है, अक्षीय स्थिति। तो अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक हमको इसी सूत्र से मिल जाता है, क्योंकि यह वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यापक सूत्र है। इससे हम अन्य सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। और नंबर सेकेंड, अगर हम इसमें थीटा बराबर 90 रख दें तो ई बराबर यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो यहाँ पर क्यों हमारे पास व्यंजक आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर क्यूब। ये किस स्थिति में हो गया, निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक। तो इस प्रकार से ये हमारा व्यापक सूत्र हमको प्राप्त हुआ, जिसकी सहायता से हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण अगर थीटा बराबर 0 पर कोई बिंदु अच्छी स्थिति में हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम थीटा बराबर 0 रखेंगे, तो व्यंजक हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान आर क्यूब मिल जाएगा। और अगर वैद्युत द्विध्रुव से थीटा बराबर 90 डिग्री पर अर्थात लंबवत अनुप्रस्थ स्थिति में निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निरक्षीय स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपान आर क्यूब इसी सूत्र की सहायता से मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब किसी अन्य कोण पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक तो पढ़ चुका है, किंतु हमको यह नहीं पता होता, अगर हमने यह टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हमको यह नहीं पता होता कि अगर अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों स्थितियों को छोड़कर अगर किसी अन्य स्थिति में किसी अन्य कोण पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम वैद्युत क्षेत्र का परिमाण किस सूत्र की सहायता से ज्ञात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, से बताने का हमने प्रयास किया, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। धन्यवाद।